नमस्कार। डियर फ्यूचर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे और आज इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के पहले चैप्टर अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टडी ही नहीं करेंगे, बल्कि साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ये नोट, इसका हिंदी वर्जन और साथ ही आपको वहाँ पर वर्कशीट मिलेगी पीडीएफ फॉर्मेट में और क्विज के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिन्हें कि आप सॉल्व करके अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। और आप उन सारे क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट चैप्टर में ये जानते हैं कि इसको जानने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पहले से ही पता होनी चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको लेकर हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको इस लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। उसके बाद इसके ऊपर कुल कितने तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बन के आते हैं, एक एक करके हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अल्फा एंड नंबर टेस्ट। तो इस रीजनिंग में अल्फ़ाबेट से संबंधित, मतलब ए बी सी डी इस तरीके से उससे संबंधित और नंबर से संबंधित जैसे 1 2 3 इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? ए बी सी डी जेड तक ये सारे हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं। और अल्फ़ाबेट मेनली दो पार्ट से मिलकर बना होता है, वावेल और कॉन्सोनेंट से। तो जो अल्फ़ाबेट है वो टोटल 26 होते हैं, वावेल 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। अब बात आई कि वावेल क्या है। तो वावेल है हमारे ए ई आई ओ यू, ये हमारे वावेल होते हैं। इनके अलावा अल्फ़ाबेट में जो भी लेटर्स होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक। अब बात आई अल्फ़ाबेटिकल ग्रिड एंड अपोजिट पोजीशंस। जो अल्फ़ाबेट होते हैं, अगर हम ए से लेकर जेड तक इस तरीके से इसको लिखें तो वो हमारा फॉरवर्ड वे हो गया लिखने का। लेकिन अगर हम जेड से लेकर रिवर्स डायरेक्शन में लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में लिखा हुआ। अब इन जो अल्फ़ाबेट के नंबर्स होते हैं, इनको अगर हम नंबरिंग कर दें, जैसे ए पहले नंबर पे 1, बी दूसरे नंबर पे 2 नंबर, सी तीसरे नंबर पे 3 नंबर, एल 12वें नंबर पे है तो 12 नंबर उसको दे दिया, क्यू 17 पे है 17। तो इस तरीके से ये इनकी क्या हो गई, पोजीशन वैल्यू है, या इनको हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। एक चीज़ इसमें आप नोटिस करेंगे कि ये जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड के समान डिस्टेंस पे जो वैल्यू होती है एडिशन की, वो बराबर होती है। जैसे इधर से देखो, शुरुआत से तीसरा और इधर अंत से तीसरा यक्स है। ठीक है, इधर शुरुआत से तीसरा सी था और बैकवर्ड डायरेक्शन से लास्ट से तीसरा एक्स था, जिसकी प्लेस वैल्यू है 24। जब भी किसी भी प्लेस वैल्यू को अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करते हैं तो वैल्यू 27 आती है। जैसे ये 24 और 3 कितने हो गए, 27। और अल्फ़ाबेट टोटल कितने होते हैं, 26। ठीक है। तो जैसे जे हो गई, इसकी प्लेस वैल्यू 10 है, इसका अपोजिट जस्ट कौन सा है, उतनी दूरी पर क्यू है। तो क्यू 17 और जे 10, तो कितने हो गए, 27। इस बात को भी हमें जानना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो की रूल था अपोजिट लेटर्स का, वो की रूल क्या था कि सम ऑफ अपोजिट लेटर पोजीशंस इज ऑलवेज 27। तो जो अपोजिट लेटर के सम है वो हमेशा 27 ही आने हैं। जैसे एम का 13 है, उसका अपोजिट एन है, सबको ऐड किया तो प्लेस वैल्यू को तो आ गया 27। अब हमें जानना है नंबर एंड सीक्वेंसिंग के बारे में। तो नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर हो गए। ठीक है। अगर इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए, जैसे 1 2 3, तो इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और जब उसी नंबर को या किसी भी नंबर को उसके घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो उसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे अगर मान लीजिए 8 लिखा है, 10 लिखा है, 7 लिखा है, तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा 7 8 10। और इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, तो जो सबसे बड़ा है वो पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा लिखेंगे। ठीक, घटता हुआ क्रम।
अब बात करते हैं रिप्लेसमेंट या जंबलिंग ऑफ नंबर। ये जो हमारा टॉपिक है इसके ऊपर नंबर का रिप्लेसमेंट और जंबलिंग भी आएगा। जैसे देखो, अगर किसी तरह से 1 2 3 लिखा हुआ है और ये 3 2 1 हो गया, तो क्या हुआ, नंबर्स की पोजीशन बदल दी गई है। जैसे 1 2 3 था, अब ये कितना हो गया, 3 2 1। तो देखो, इसकी पोजीशन पहले थी 1 की, यहाँ पर क्या हो गई, तीसरी पोजीशन बना दी गई। और जिसकी तीसरी पोजीशन थी उसकी पहली पोजीशन, जिसकी दूसरी पोजीशन थी इस वाले क्वेश्चन में ये सेम ही रह गई। ठीक है, तो इसी को रिप्लेसमेंट या जंबलिंग कहते हैं, जब वैल्यूज बदल जाती है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है 4 5 6 का, 6 5 4 हो गया है। ठीक है, तो ये रिवर्स्ड ऑर्डर है इसका, ये रोटेटेड ऑर्डर है, आप इसको पढ़िएगा। अब हम बात करते हैं डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजी की। ठीक, जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक वर्ड कई बार आता है, वो आएगा प्रीसीडेड बाई, फॉलोड बाई। जब इसके क्वेश्चन आएंगे तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है। देखो, प्रीसीडेड बाई का मतलब होता है कम्स बिफोर। ठीक, फॉलोड बाई का मतलब है कम्स आफ्टर। फॉलोड बाई में चीजें बाद में जो आती हैं उसको देखना है, और प्रीसीडेड बाई में उस नंबर से पहले जो आती हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमने विजुअल डायग्राम में आपको क्या बताया कि एक नंबर पहले लिखा हुआ है, मैंने मान लिया 4 लिखा है। ठीक है, फिर एक सिंबल लिखा हुआ है, मैंने मान लिया @ लिखा हुआ है। फिर एक लेटर लिखा है, मैंने मान लिया J लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर @ का प्रीसीडेड बाई किसका होगा, प्रीसीडेड मतलब मैंने अभी आपको बताया, प्रीसीडेड मतलब कम्स बिफोर, जो पहले आता हो। तो 4 क्या हो गया, इसका प्रीसीडेड हो गया। और फॉलोड बाई क्या हो जाएगा, जो कम्स आफ्टर होता है, तो फॉलोड बाई हो जाएगा J। ठीक है, या इसका दूसरा ट्रिक है, क्या है कि अगर प्रीसीडेड बाई पूछा जाए आपसे, तो अभी मैंने कहा ये एग्जांपल लिया है 4 @ J, है ना। अगर प्रीसीडेड बाय पूछा जाए तो फिर इसमें आपको लुक टू द लेफ्ट डायरेक्शन, तो हमें लेफ्ट की तरफ देखना है। तो हमने लेफ्ट की तरफ देखा, इसके @ का प्रीसीडेड बाय क्या है, लेफ्ट की तरफ 4 है, तो आंसर मिला 4। और फॉलोड बाय में क्या है, हमें कम्स आफ्टर, बाद की चीज़ें देखनी है, तो ये बाद की चीज़ें क्या है, जी। तो हमने क्या लिख दिया इसको, ये फॉलोड बाय हो गया J। ठीक है, तो अब बात करते हैं लेफ्ट एंड राइट इन मूवमेंट। तो लेफ्ट एंड राइट इन मूवमेंट में हम देखते क्या है कि लेफ्ट मूवमेंट क्या है और राइट इन मूवमेंट क्या है। पहले इस चीज को समझते हैं। तो ये जो अल्फाबेट्स होते हैं ना, ABCD, तो इनमें जो शुरुआत का अक्षर है ये लेफ्ट एंड की तरफ से शुरू होते हैं, मतलब ए लेफ्ट एंड पे है, और जो जेड है वो राइट एंड पे है। ठीक है, तो जब ए से जेड की तरफ हम जाते हैं, जब ए से जेड की तरफ जाएंगे तो उसको हमेशा लेफ्ट मूवमेंट कहते हैं, और जब हम जेड से ए की तरफ जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, राइट मूवमेंट। क्लियर। तो इतना तो अभी हमने बेसिक चीजें समझी। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि हमने क्या क्या सीखा है, उसके बाद हम आएंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैंने बताया अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, उनकी पोजीशन क्या होती है। अल्फ़ाबेट ABCD होते हैं, और इनमें वावेल और कॉन्सोनेंट होते हैं। ये 5 वावेल AEIOU है। इनके अलावा जो बच्चे हैं सब कॉन्सोनेंट हैं। और उनकी पोजीशन की बात की जाए तो पोजीशन ABCD को जब हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में लिखते हैं तो उनकी समान डिस्टेंस पे एडिशन हमेशा 27 आती है। और समान डिस्टेंस का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन से और बैकवर्ड डायरेक्शन से। और अ, इस तरीके से ही हमें एग्ज़ाम में लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ज़रूर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो हमें कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये हमने बता ही दिया आपको, कंपोजिट लेटर 27 होते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं। अगर हम किसी भी नंबर को बढ़ते हुए उसके क्रम में लिखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो उसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अब रिप्लेसमेंट या जंबलिंग ऑफ नंबर्स की बात आई, तो मैंने कहा अगर नंबर की पोजीशन बदल दी जाए, तो प्लेस वैल्यू उसकी बदल दी जाए तो वही रिप्लेसमेंट या जंबलिंग होती है। वो कई तरीके से हो सकती है, छोटे नंबर में, कई बड़े नंबर में भी हो सकती है।
फिर मैंने आपको डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजी के ऊपर जो क्वेश्चन बताया, प्रीसीडेड बाई और फॉलोड बाई। प्रीसीडेड बाई में लेफ्ट की तरफ की वैल्यू लिखते हैं, फॉलोड बाई में राइट की तरफ की लिखते हैं, ठीक है। या दूसरी भाषा ये है कि अगर जो पहले आती है कम्स बिफोर, वो प्रीसीडेड बाई होती है, जो बाद में आती है वो कम्स आफ्टर होती है। लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट की बात की जाए तो ए जो है लेफ्ट इंड है, जेड राइट इंड है। अगर ए से जेड की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट मूवमेंट कहा जाता है, और अगर जेड से ए की तरफ जाते हैं तो वो हमारा राइट मूवमेंट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कितने तरीके के क्वेश्चंस इस चैप्टर के ऊपर बनते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड मैथमेटिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहला बनेगा रैंकिंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दूसरा बनेगा ऑर्डर ऑफ टेस्ट, और इसमें दो तरीके के बनेंगे, लेटर टेस्ट, मिक्स टेस्ट। तीसरा बनेगा अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड नंबर। चौथा है फॉर्मेशन एंड ऑफ मीनिंगफुल वर्ड। और पांचवा बनेगा नंबर टेस्ट, ठीक है। तो एक एक करके हम सभी के बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी हम पहले स्टडी किसके बारे में करेंगे, टाइप 1, रैंकिंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो है समझ हमें बहुत अच्छे से विकसित करनी चाहिए। तो जो रैंकिंग की बात आएगी, अभी आप क्वेश्चन पढ़ के समझ जाएंगे जब मैं इसका एग्जांपल दूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं अल्फाबेट की रैंकिंग निकालने के लिए। तो जो पहली कंडीशन है लेफ्ट टू राइट, फिर दूसरी कंडीशन बनेगी लेफ्ट से लेफ्ट की तरफ, तीसरा बनेगा राइट टू लेफ्ट, और चौथा बनेगा राइट टू राइट। और ये सबके फार्मूले हैं। जब हम लेफ्ट से लेफ्ट मूवमेंट पे जाएंगे तो जितना लेफ्ट, सॉरी, जब हम लेफ्ट से राइट मूवमेंट पे जाएंगे, लेफ्ट टू राइट रहेगा, तो एल की जो लेफ्ट की पोजीशन और राइट प्लेस की पोजीशन को हम ऐड कर देंगे। और अगर लेफ्ट से लेफ्ट जाएंगे तो लेफ्ट लेफ्ट की पोजीशन को माइनस कर देंगे। अगर राइट मूवमेंट होगी, यहाँ पर ये लेफ्ट मूवमेंट की बात है, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये जो है ना ये लेफ्ट मूवमेंट की बात है, और ये जो है राइट मूवमेंट की बात है। इतना पहले आप क्लियर कर लो, ये कौन सी मूवमेंट है, लेफ्ट मूवमेंट, ये कौन सी मूवमेंट है, राइट मूवमेंट। तो राइट मूवमेंट में क्या, लेफ्ट मूवमेंट में क्या होगा, अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, अगर लेफ्ट से ही लेफ्ट गया मतलब सेम चीज़ें रही तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन राइट मूवमेंट अगर होगा तो इसमें 27 से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाता है। तो अगर राइट से लेफ्ट है तो आर प्लस एल को ऐड करके 27 से माइनस करना है, और अगर राइट टू राइट रहेगा तो 27 में से हमें आर माइनस आर को सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। ऐसे अगर नहीं समझ में आया कोई नहीं, हम एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इतना फिलहाल आप क्लियर कर लीजिए कि ये लेफ्ट मूवमेंट है और ये राइट मूवमेंट है, ठीक। अगर पहले लेफ्ट लिखा है समझ लो लेफ्ट की मूवमेंट, पहले राइट लिखा है मतलब राइट की मूवमेंट। और ये देखिए मैंने आपको लेफ्ट और राइट मूवमेंट यहाँ पर समझाया था, इसीलिए समझाया था कि क्वेश्चन आएगा तो अगर इस चीज़ का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हम पहले एग्जांपल को लेते हैं कि विच लेटर इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ नाइन्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट इन अल्फाबेटिकल सीरीज। देखो ये फ्रॉम लेफ्ट की बात कर दिया, इसका मतलब कौन सा मूवमेंट है, लेफ्ट मूवमेंट है। जहाँ से फ्रॉम करके आया वही वही मूवमेंट है, तो लेफ्ट मूवमेंट है। अब लेफ्ट मूवमेंट में क्या चीज़ें चलती हैं, 27 से घटाने वाला नहीं चलता। अगर लेफ्ट से राइट है एल प्लस आर हो जाएगा, अगर लेफ्ट से लेफ्ट रहेगा तो एल माइनस एल हो जाएगा। यही दो फार्मूले आएंगे। तो अब इसमें क्या है, विच लेटर इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ नाइन्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट। तो एल की वैल्यू क्या हो गया ना, लेफ्ट से नाइन्थ लेटर मतलब 9, और राइट से 6 मतलब आर की वैल्यू कितनी हो गई, 6। तो जब हमने ये देखा कि ये लेफ्ट मूवमेंट था, अब यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन समझा रहा हूँ कि सिंस फ्रॉम लेफ्ट टर्म इज यूज, यहाँ फ्रॉम लेफ्ट टर्म यूज हुआ है तो लेफ्ट मूवमेंट का रूल लगेगा। तो एल की वैल्यू उस क्वेश्चन में 9 आ रही है, आर की वैल्यू 6 आ रही है। तो अब चूंकि लेफ्ट से राइट की बात आ रही है तो ऐड ऐड हो जाएगा, अगर लेफ्ट लेफ्ट होता तो घट जाता है ना। तो लेफ्ट और राइट मूवमेंट है तो दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आया, 9 और 6, 15th लेटर। अब 15th लेटर क्या होता है, अब देखो आपको वही टेबल देखना पड़ेगा जो मैंने शुरू में आपको बताया था। तो 15th लेटर देखो क्या है, 15th 15th पोजीशन किसकी है, ओ की है।
ठीक है, तो ओ क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा कि ओ ही सही ऑप्शन है। तो इनमें से ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक, तो अभी आपने देखा ना कैसे वो अल्फ़ाबेट का यूज हमें करना पड़ा जिस सीक्वेंस में हमने लिखा हुआ था, और फिर किस तरीके से लेफ्ट और राइट मूवमेंट की हमें ज़रूरत पड़ गई समझने के लिए। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। विच लेटर इज सेवंथ टू द लेफ्ट। अब देखो एल की वैल्यू 7 हो गई, एक एक स्टेप हम पढ़ेंगे। एल की वैल्यू 7 हो गई। ऑफ 23rd फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखो फ्रॉम द लेफ्ट 23rd, और एल की वैल्यू कितनी हो गई 23rd। और कहाँ से है, फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट मूवमेंट की बात हो रही है। और जब लेफ्ट मूवमेंट की बात होती है और दोनों लेफ्ट लेफ्ट ही हैं तो क्या होते हैं, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट हो गए 20, सॉरी ये 23rd था, तो 23rd में से 7 को माइनस किया, कौन सा लेटर आ गया, 16th लेटर। अब 16th लेटर क्या होता है, अब हम फिर से उसमें चेक करेंगे। जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमें वैसे भी याद हो जाएगा। लेकिन 16th लेटर है हमारा पी, तो हम इस ऑप्शन पे टिक कर देंगे। तो ये भी लेफ्ट मूवमेंट का था। तो लेफ्ट मूवमेंट के हमने दोनों क्वेश्चन देखे, जब लेफ्ट टू लेफ्ट था, सॉरी लेफ्ट टू राइट था, और जब लेफ्ट टू लेफ्ट है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, एग्जाम्पल नंबर 3। अब यहाँ पर हम राइट मूवमेंट की चीज़ों को समझेंगे, मतलब जब जेड से चीज़ें एक ही तरफ जा रही होंगी। ठीक, तो विच लेटर इज फिफ्थ टू द लेफ्ट, यानी एल की वैल्यू देखिए तुरंत फिफ्थ हो गई, आप ऐसे नोट करते रहा करिए। ऑफ सेवंथ लेटर फ्रॉम राइट, मतलब आर की वैल्यू क्या है, 7 है। अब कहाँ का टर्म यूज हुआ है, फ्रॉम द राइट, फ्रॉम द राइट टर्म यूज हुआ, मतलब ये कौन सा मूवमेंट है, राइट मूवमेंट रूल अप्लाई होगा। ठीक, अब राइट मूवमेंट का फार्मूला क्या है, अगर एल और आर दोनों रहते हैं तो 27 माइनस एल प्लस आर। तो एल की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 7, जब हमने सॉल्व किया 15th लीटर आया। अगैन 15th लीटर क्या है, ओ। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना आसान हो गया चीज़ें समझना, जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर था। तो अब राइट मूवमेंट का ही एक और एग्जांपल देखते हैं। अब राइट मूवमेंट का अगला एग्जांपल हमारा क्या है, अब राइट टू राइट का एग्जांपल दूंगा। तो राइट टू राइट में आपको पता है 27 माइनस आर फार्मूला हो जाता है। ठीक है, तो राइट मूवमेंट है, कैसे पता चलेगा, फ्रॉम द राइट टर्म देखो यूज हुआ है। फिलहाल अभी पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच लेटर इज फोर्थ टू द राइट, मतलब आर की वैल्यू 4 देखो, और 20th फ्रॉम द राइट, मतलब फिर आर की वैल्यू कितनी है, 20 है। फ्रॉम द राइट टर्म यूज हुआ, मतलब क्या है, राइट मूवमेंट है। अब राइट मूवमेंट के लिए फार्मूला 27 माइनस आर। तो सॉल्व करने पर क्या आ गया, ये 11th लेटर। अब 11th लेटर क्या होता है, हमारा के होता है। कैसे पता, हमने उस टेबल से नंबरिंग कर रखी थी पहले ही। जैसे हम फिर से आपको दिखा दें, के की वैल्यू 11। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो पहला टॉपिक, पहले तरीके का क्वेश्चन था, हमें रैंकिंग निकालनी थी अल्फ़ाबेट ऑर्डर की, वो हमने निकालना सीख लिया है। अब हम सीखेंगे कि ऑर्डर ऑफ टेस्ट, मतलब लेटर टेस्ट और मिक्स टेस्ट के बारे में, जो हमारा दूसरा टॉपिक है। तो ऑर्डर ऑफ टेस्ट, ठीक है। अब इसमें देखो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आर अरेंज्ड वन आफ्टर अनदर सीक्वेंसली। लेटर टेस्ट में क्या है, पहले लेटर टेस्ट से समझते हैं। यहाँ पर देखो कुछ हमारे लेटर दे रखे हैं, और लेटर देने के बाद एक पैटर्न में दे रखा है, पूछ रहा है कि इस नंबर पे जो जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या होगा, और हमें कुछ ऑप्शंस भी दे रखे हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इनके सीक्वेंस के पैटर्न को देखते हैं। जैसे डी वी था, फिर एफ क्यू आ गया, फिर आई एम आ गया। तो एक पैटर्न हम एनालाइज कर रहे हैं कि डी के बाद कितने नंबर बाद एफ आता है, 3 नंबर बाद। एफ के कितने नंबर बाद आई आता है, 4 नंबर बाद। और आई के कितने नंबर बाद एम आता है, 5 नंबर बाद। फिर उसके छठे नंबर पे आर आता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या होगा, 7वें नंबर बाद +7, मतलब आर के 7वें नंबर बाद क्या आता है। ठीक है, तो आर के 7वें नंबर बाद एक्स आता है,
और उसी तरीके से तो हमें पता चल गया कि पहला लेटर हम क्या लिखेंगे, एक्स। अब हम क्या करेंगे कि दूसरे नंबर को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ तो हमने क्लियर कर लिया कि एक्स है, आर के बाद सातवें नंबर पे एक्स आता है। देख भी लो आप, आर के बाद सातवें नंबर पे क्या आता है, एक्स आता है। ये रहा मेरा, ये लिखा है आर, ठीक है। तो ये पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सॉरी ये सेवंथ, इसमें प्लस करें 18 7, ठीक है। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पैटर्न वहाँ पे मैच कर रहा है। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो यहाँ पर था ना, आप कहोगे दूसरा लेटर, तो डी के बाद ई फिर एफ, दूसरा लेटर एफ है। ये दूसरा है, दो के बाद नहीं है। जैसे एफ के बाद जी एच फिर आई, तीसरा लेटर आई है। उसका पांचवा लेटर, चौथा लेटर, पांचवा लेटर एम है, इसका छठा लेटर, तो इसका सातवां लेटर एक्स है। ये मत सोचना कि उसके नंबर में ऐड करके मत देखना, ये सातवां है, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से हम सेकेंड टर्म को देखते हैं, वी को। तो वी के बाद देखिए, इधर क्यू आया है, इधर एम आया है, इधर जे आया है, इधर एच आया है। तो वी को अगर हम देखें, जो वी था उसमें से 4 डिजिट पीछे जाए तो क्यू आता है, उसमें से 3 डिजिट पीछे जाए तो एम आए, एम से 2 डिजिट पीछे जाए तो जे आए, जे से 1 डिजिट पीछे जाए तो एच आता है। अब एक के जस्ट पहले मतलब 0 डिजिट पे क्या है, पीछे जाने पर जी आएगा, तो जाहिर सी बात है। तो पहला लेटर क्या हो गया, एक्स, दूसरा लेटर क्या हो गया, जी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने, ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल था। यहाँ पर तो दो दो लेटर का दे रखा था, कई बार 3 3 लेटर का भी आता है, 4 4 लेटर का भी आता है, ठीक है। तो वो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से ही वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे हाथ में प्रैक्टिस है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं मिक्स टेक्स्ट की। मिक्स टेस्ट में क्या है, देखिए आपको लेटर भी मिलेगा, डिजिट भी मिलेगा, सिंबल भी मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो जैसे एक सीरीज दिया गया है B5 @ देखो बी क्या है, ये हो गया लेटर, 5 नंबर, @ सिंबल। तो इस तरीके से देखो, इसमें नंबर, लेटर, सिंबल सारी चीज़ें मिलकर आई हुई हैं, तो इसीलिए हम इसका नाम रख रहे हैं मिक्स टेस्ट, मिक्स टेस्ट, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि इस सीरीज को एनालाइज कीजिए और उसकी पोजीशन को एनालाइज कीजिए और क्वेश्चन आंसर करना। तो जो पहला एग्जांपल है क्या है, हाउ मेनी वॉबल्स आर देयर इन द गिवन सीरीज, ईच ऑफ विच इज फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट एंड प्रीसीडेड बाय ए नंबर। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए, वॉबल भी यूज आ गया, यहाँ पर फॉलोड बाय भी यूज आ गया, प्रीसीडेड बाय भी यूज आ गया, ठीक है, कॉन्सोनेंट का भी यूज आ गया। तो क्या होगा कि जो हमने शुरू में कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, अगर वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होता तो क्या हम फॉलोड बाय प्रीसीडेड बाय को सॉल्व कर पाते, क्या हमारी समझ वाइबल और कॉन्सोनेंट को लेकर उतनी अच्छी हो पाती, ठीक है। तो फिलहाल इसीलिए हम लोगों ने शुरू में ही कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ था। तो अब हम आगे सबसे पहले पैटर्न को चेक करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि हाउ मेनी वाबल्स आर देयर इन द सीरीज, सीरीज में ऐसे कितने वाबल हैं। अब देखो वाबल कहाँ है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, आई। तो ये मुझे तो 3 वाबल दिख रहे हैं, ठीक है, कोई छूट रहा हो तो आप बताना। तो सीरीज में ऐसे कितने वाबल है, विच इज फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, जिनके बाद कॉन्सोनेंट आ रहा हो। तो क्या ये ए है, ए के बाद क्या कॉन्सोनेंट आया है, नहीं आया है, ये तो नंबर आ गया, 7 नंबर होता है। ई के बाद क्या कॉन्सोनेंट आया है, नहीं, 9 है, नंबर आया है। आई के बाद क्या कॉन्सोनेंट आया है, तो हाँ, आई के बाद कॉन्सोनेंट आया है, बट मैं आपको करेक्ट कर दूं कि ये आई नहीं है, ये 1 है इस क्वेश्चन में,
ये 1 है, क्वेश्चन को ही आप करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने इसलिए क्वेश्चन को करेक्ट करा रहा हूँ कि नहीं तो फिर आप कहोगे कि आंसर ही गलत है, ठीक है। तो इससे अच्छा है किसी एक जगह को हम सही कर लें, ठीक है। तो कोई भी नहीं है। सॉरी बच्चों, माफ़ी चाहता हूँ, ये आई ही है, 1 नहीं है, क्योंकि अभी क्वेश्चन मैंने अधूरा पढ़ा था इसीलिए ये गलती हुई। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि हाउ मेनी वावेल्स आर देयर इन गिवन सीरीज, ईच ऑफ इज फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट। जिन ऐसे कितने वावेल हैं, देखो वावेल तो हमें 3 है, ए ई आई, ठीक है। कह रहा है कि जो कॉन्सोनेंट के, जिनके बाद कॉन्सोनेंट भी आता हो और उससे पहले नंबर आता हो, प्रीसीडेड बाय नंबर, मतलब उससे पहले नंबर आता हो। तो ए के बाद क्या कॉन्सोनेंट आया है? नहीं, तो ये ऑप्शन तो यहीं खत्म हो गया। क्या ई के बाद कॉन्सोनेंट आया है? नहीं। फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट नहीं है, वो 9 है, नंबर है। तो ये दो चीज़ें तो खत्म हो गई, सिर्फ अब बचता है आई वाला सेक्शन। तो आई के पहले लिखा है @IM, हो सकता है यही सही हो, क्योंकि फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, तो हाँ, फॉलोड बाय मतलब उसके बाद क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है एम। लेकिन दूसरा शर्त है कि एंड प्रीसीडेड बाय नंबर, उसके जस्ट पहले नंबर होना चाहिए। लेकिन क्या ये नंबर है? नहीं, ये तो सिंबल है। तो कोई भी कंडीशन संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि नन ऑप्शन सही होगा। अगर हमारे ऑप्शंस में नन लिखा होता तो वो सही रहता। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन ये फेल नहीं, फुलफिल नहीं कर पा रहा, उससे पहले नंबर नहीं आ रहा है, @ आ जा रहा है, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर। दूसरे एग्जाम्पल में कह रहा है कि इफ ऑल द नंबर आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द एबव अरेंजमेंट, अगर हम जो एबव अरेंजमेंट है सारे नंबर को हटा दें, जैसे 5 को हटा दें, 7 को हटा दें, 2 को हटा दें, 8 को हटा दें, तो देखो अगर हटा देंगे तो ऐसे ही हो जाएगा। देखो अब इसमें कोई नंबर नहीं है, अब इसमें क्या रह गए? सिर्फ लेटर रह गए और सिंबल रह गए, है ना। तो अगर हटा दिए जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज 11 फ्रॉम द राइट एंड, तब दाहिनी राइट हैंड से कौन सा 11th नंबर होगा? राइट हैंड ये है, तो इधर से 11th नंबर क्या पड़ेगा? ई पड़ेगा। आप काउंट करके देखना, तो ये 11th नंबर पे राइट हैंड से, और लेफ्ट हैंड से कौन सी पोजीशन है? 4th। तो अब हम बात करेंगे तीसरे टाइप की क्वेश्चन की, जो है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड नंबर। अब इसमें वर्ड और नंबर को अरेंज किया जाएगा। तो लेटर ऑफ वर्ड और डिजिट्स ऑफ नंबर आर रीअरेंज्ड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक डिफाइंड पैटर्न। तो जिस पैटर्न में कहा जाएगा हमें उसी पैटर्न में डिजाइन करना होगा, ठीक। जैसे पहला एग्जांपल, एग्जांपल 1, क्या एग्जांपल 1, कि ईच वावेल इन द वर्ड एडवांस, जो एडवांस हमारा वर्ड है, एडवांस बाय इज रिप्लेस्ड बाय प्रीवियस लेटर इन इंग्लिश। तो इसका जो जितने भी वावेल है वो इंग्लिश के प्रीवियस वर्ड से रिप्लेस हो जाएंगे। तो प्रीवियस वर्ड से एक काम करता हूँ, जैसे इसका प्रीवियस वर्ड क्या होगा? जेड। ये वावेल है, इसका प्रीवियस वर्ड क्या होगा? जेड। ये वावेल है, इसका प्रीवियस वर्ड क्या होगा? ई है ना। तो ई से पहले क्या आता है? ई से पहला आता है डी, तो इसका प्रीवियस हो गया डी। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, क्योंकि उसका सोल्यूशन मैंने दूसरी स्लाइड पर लिखा हुआ है। तो ईच वावेल इन वर्ड एडवांस इज रिप्लेस्ड बाय प्रीवियस लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट एंड ईच कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय नेक्स्ट लेटर। तो जो वावेल है वो प्रीवियस लेटर द्वारा लिखा जा रहा है, उससे जस्ट पहले। एक पैटर्न तो ये बन रहा है। दूसरा क्या कर रहा है? जो कॉन्सोनेंट है वो नेक्स्ट लेटर द्वारा हो रहे हैं, ठीक है, उसके अगले के लेटर के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है। Then the substituted letter are arranged in alphabetical order। तो जो लेटर हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं। सॉरी, देन द सब्स्टिट्यूटेड लेटर आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक। अब एक क्वेश्चन हम समझ लिए हैं, तो अब हम पहले उसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहली लाइन में उन्होंने कहा था कि ओरिजिनल वर्ड एडवांस था,
देखो जिस पैटर्न में हमने लिखा हुआ है ना, इसी पैटर्न में आप भी एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। दूसरे स्टेप में इन्होंने कहा है कि जो वावेल है वो एक लेटर पहले की लेटर से बदल दिए जाएंगे और कॉन्सोनेंट एक लेटर के बाद से। तो देखो ए था, ए का एक लेटर पहले जेड आएगा क्योंकि ये वावेल था। डी था, डी का एक लेटर बाद लेना पड़ेगा, ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सोनेंट था, कॉन्सोनेंट में एक लेटर के नेक्स्ट लेटर लेना था। उसी तरीके से ए को क्या हो गया, पहला लेटर भी का, सॉरी, तो भी का क्या हो गया, भी कॉन्सोनेंट है तो उसके बाद का यू, भी के बाद डब्लू आता है। ए के पहले क्या आता है, जेड आता है। तो इस तरीके से हमने ये नंबरिंग लिख डाली। अब अगला क्वेश्चन था कि इनको अल्फाबेटिकल क्रम में लिखना था। तो अल्फाबेटिकल में क्या जेड पहले आता है? नहीं, सबसे पहले डी आता है, फिर डी आता है, फिर उसके बाद ई आएगा, फिर ओ, फिर डब्लू, फिर जेड, फिर जेड, ये आया। अब क्या रहा है कि फिफ्थ लेटर फ्रॉम द एंड, लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट एंड इधर से शुरुआत करेंगे, तो इधर से पांचवें नंबर पे क्या है, ये है डब्लू पांचवें नंबर पे। तो लेफ्ट एंड से पांचवा लेटर क्या है, डब्लू। जबकि राइट एंड से तीसरे लेटर पे डब्लू पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड से पांचवा लेटर क्या है, डब्लू। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, डी। ठीक। अब हम एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं इसको। हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर इन नंबर 58469337, each of which is as far away from the beginning of the number as when the digits are arranged in descending order within the number। तो जो पहली कंडीशन है, पहले हम वो देखते हैं। ओरिजिनल नंबर क्या है, ये है। इसको इसने कहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख दो पहले, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में। तो इसका घटता हुआ क्रम क्या हो गया, 9 8 7 6 5 4 3। ठीक है। अब क्या है कि इनकी पोजीशन को मैच करना है। तो पोजीशन को क्या करना है कि, सॉरी, मैच नहीं करना है, इनकी पोजीशन कौन कौन से ऐसे नंबर है जो बराबर दूरी पर हैं। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 5 8 4 6 9 3 7। ठीक है। अब उसी के नीचे हम इसका क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख देते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हुआ, 9 8 7 6 5 4 3। अब देखो किसकी किसकी पोजीशन नहीं बदली है। एक तो 8 दूसरे नंबर पर ही रह गया, 6 उसी नंबर पर आ गया, और बाकी देखो 5 की जगह 9 आ गया, 4 की जगह 7, 9 की जगह 5, 3 की जगह 4, 7 की जगह 3। तो सिर्फ दो लेटर ऐसे थे, 8 और 6, जिनकी पोजीशन नहीं बदली। ये दूसरे नंबर पे था तब भी और अब भी है। ठीक है। उसी तरीके से 6 चौथे नंबर पे था तो वो अब भी है। तो टोटल ऐसे कितने नंबर हुए, दो नंबर हुए, 8 और 6। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड नंबर। तो अभी जो हमने एग्जांपल समझाया वो अरेंजमेंट ऑफ नंबर था, और उससे पहले जो एग्जांपल समझाया था वो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड के ऊपर था। तो तीन टाइप तो हमने सीख लिए। अब हम आते हैं टाइप 4 के ऊपर, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड। इसमें हमें कुछ लेटर मिले हुए होंगे, उनको इस तरीके से अरेंज करना है जैसा दिया गया रहेगा कि उसका कुछ मीनिंग बने। तो पहले एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड विथ थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ लेटर ऑफ द वर्ड सिंगलटन, व्हाट विल बी द थर्ड लेटर ऑफ द दैट वर्ड। तो अगर कह रहा है कि तीसरे, चौथे, छठे और आठवें लेटर से कुछ मतलब बन रहा हो, तो क्या मतलब बनेगा, उसका थर्ड लेटर का क्या मतलब होगा, थर्ड लेटर कौन सा होगा। तो ये वर्ड था हमारा। सोल्यूशन देखो, एक एक स्टेप जैसे जैसे बोला वैसे करेंगे। ये हमारा ओरिजिनल वर्ड था, इसमें थर्ड लेटर क्या है, एन, फोर्थ लेटर जी, सिक्स लेटर ई, एट्थ लेटर ओ। तो ये जो लेटर हैं इनसे कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। तो मतलब अगर लेटर को अलग करें तो एन जी ई ओ। अब इनको आगे पीछे करके देखना है, तो मिलता है गॉन, सिर्फ गॉन ही बनेगा। गॉन मतलब गया, और कोई वर्ड नहीं बनेगा। तो
अब जो गॉन बना है उसका क्या करा है, व्हाट विल बी द थर्ड लेटर ऑफ दैट वर्ड, उस वर्ड का तीसरा लेटर कौन सा है, तो तीसरा लेटर क्या है, पहला जी, दूसरा ओ, तीसरा एन, तो तीसरा लेटर क्या हो गया उसका, एन, तो ऑप्शन ई करेक्ट हो गया। तो ये चौथा टाइप का था जहाँ पे कुछ मीनिंगफुल वर्ड बना और फिर मीनिंगफुल वर्ड में भी कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई इसकी पोजीशन बताओ, ठीक है। अब आते हैं नंबर टेस्ट के ऊपर, जो हमारा पांचवा है नंबर टेस्ट है। अब नंबर टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी, जंबलिंग ऑफ नंबर होगा। जो जंबलिंग होती है उसमें क्या होती है, या तो इंटरचेंजिंग, एक्सचेंजिंग या रिवर्सिंग डिजिट्स होंगे। और देखिए जंबलिंग हमने आपको क्या किया था, शुरू में ही समझा दिया था कि जंबलिंग क्या होती है, कैसे होती है। तो अब पहले एग्जांपल लेते हैं। तो ये जो नंबर टेस्ट है इसको समझने के लिए, तो इस एग्जांपल को लेते हैं हम। इसमें क्या कहा है इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मिडिल डिजिट ऑफ सेकेंड हाईएस्ट नंबर एमंग द फॉलोइंग 5 नंबर। ये जो 5 नंबर आपको दिए गए हैं इनमें जो सेकेंड हाईएस्ट नंबर है उसका मिडिल डिजिट क्या होगा। इफ द ये तो नॉर्मल सी बात थी, लेकिन एक कंडीशन और लगा दिया, इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट इन ईच नंबर आर इंटरचेंज। लेकिन ये तो सिंपल रहता, लेकिन इसमें क्या हुआ, पहला और तीसरा डिजिट प्रत्येक नंबर का बदल दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इंटरचेंजिंग फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट। तो जो ये नंबर था 849, इनके पहले और तीसरे डिजिट को हम बदल देते हैं सबके। तो 8 का पहला डिजिट 9 से कर दिया और तीसरा डिजिट पहला डिजिट बन गया 9, तो बीच का डिजिट सेम रह गया 4। तो इसी तरीके से 263 था, इसका पहला डिजिट और आखिरी डिजिट, पहला और आखिरी डिजिट देखो 263 था, तो पहला डिजिट था उसको बदल के तीसरा कर दिया और तीसरे का पहला कर दिया, बीच का सेम रखा, तो 362 हो गया है ना। तो इसी तरीके से पहला और तीसरे डिजिट को बदल दिए तो हमें क्या नंबर मिला, ये। अब इसका सेकेंड हाईएस्ट नंबर क्या है, अब ये जो सीरीज है इसका हाईएस्ट नंबर तो 948 है, लेकिन सेकेंड हाईएस्ट क्या है, ये 900 है, ये 300 है, 100 है, 300 है, ये 700, ये 782 जो है ये सेकेंड हाईएस्ट है। तो सेकेंड हाईएस्ट नंबर ये रहा। अब इसमें भी क्या कह रहा है कि इसका कौन सा नंबर में जानना है, कि मिडिल नंबर, मिडिल डिजिट हमें इसका निकालना है ना। तो मिडिल डिजिट इसका क्या है, 782 का, 782 का मिडिल डिजिट है 8। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो गया, सी सही हो गया। तो इस तरीके से अभी हम ये देख पा रहे हैं कि हमने अ, सारे एग्जाम्पल्स को समझा। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, तो बच्चों हमने क्या किया, अभी अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर किए कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। हमने आपको बताया कि हमें अल्फ़ाबेट के बारे में पता होना चाहिए, उनकी पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में हमें पता होना चाहिए, हमें रिप्लेसमेंट और जंबलिंग किस तरीके से होती है उसके बारे में जानना है, प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय का क्या मतलब है उसको समझना था, लेफ्ट और राइट मूवमेंट क्या होते हैं उनके बारे में हमने समझा। इसको समझने के बाद हमने ये देखा कि टोटल कितने तरीके के क्वेश्चन इस एग्जाम में आने वाले हैं। तो टोटल 5 तरीके के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। रैंक एक एक करके हमने सबका एग्जाम्पल लिया। तो हमने कहा कि जो रैंकिंग इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है इसमें 2 तरीके से मूवमेंट होगी। ये अगर लेफ्ट मूवमेंट होगा तो ये फार्मूला चलेगा, अगर राइट मूवमेंट होगा तो ये फार्मूला चलेगा। राइट मूवमेंट में हमेशा 27 से वैल्यूज़ को माइनस कर देते हैं। और अगर एक ट्रिक देखें तो जब भी दो अलग अलग चीज़ें होती हैं तो एडिशन होता है, जैसे लेफ्ट टू राइट अलग अलग है तो एडिशन है, लेफ्ट टू लेफ्ट सेम है तो दोनों जब सेम थी तो सब्ट्रैक्शन हो गया। जैसे देखो यहाँ राइट टू राइट दोनों सेम थी तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो गया, लेकिन 27 माइनस से। और जब अलग अलग थी तो यहाँ एडिशन को ही सब्ट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। तो उसके ऊपर हमने एग्जाम्पल को देखा, लेफ्ट मूवमेंट के ऊपर, लेफ्ट टू लेफ्ट जब था, लेफ्ट टू राइट जब था, जब राइट मूवमेंट में राइट टू राइट था, जब लेफ्ट टू राइट था। फिर हमने ऑर्डर टेस्ट के बारे में देखा कि किस तरीके से
हम जो मिसिंग नंबर है उसके फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें हम कोई स्पेसिफिक पैटर्न को देखते हैं, एनालाइज करते हैं। उसके बाद हमने देखा इसमें दूसरा टाइप था मिक्स टेस्ट। इसमें लेटर, नंबर, डिजिट, सिंबल, सब सारी सारी चीज़ें आ जाती हैं मिक्स टेस्ट में। और जो कंडीशन अप्लाई किया रहे उस हिसाब से सॉल्व करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड नंबर में हमने सबसे पहले एग्जांपल लिया कि जो वर्ड दिया हुआ था उसके नंबर्स को किस तरीके से अरेंज किया गया, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया। फिर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, ये जो नंबर के ऊपर क्वेश्चन था हमने उसका एग्जांपल किया। ठीक है। और फिर हमने मीनिंगफुल वर्ड के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, उसमें किस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं उसके बारे में जाना। फिर हमने नंबर टेस्ट के बारे में जाना कि नंबर टेस्ट में किस तरीके से नंबर की जंबलिंग कर दी गई, फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं, और ये रहा उसका एग्जाम्पल। तो हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हमने सबको एग्जाम्पल के साथ समझा। अब बात करते हैं हमारा पर्पज क्या है। देखो बच्चों, हमारा पर्पज है एग्ज़ाम क्लियर करना। और एग्ज़ाम कब क्लियर होता है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने को आता है। क्वेश्चन कब सॉल्व कर सकते हैं कोई भी? क्वेश्चन आप तब सॉल्व कर पाएंगे जब आपको नॉलेज हो कि उस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालते हैं। और आंसर आप तब निकाल पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ काफ़ी बच्चे ऐसे एग्ज़ाम में होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहता है, लेकिन स्पीड नहीं होती, और आपके पास स्पीड भी होनी चाहिए। तो आज के जो लेक्चर हमने पढ़ा उससे क्या होगा, एक बार हम पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, एक बार लेक्चर देखेंगे, दो बार लेक्चर देखेंगे, उससे हमारी क्या होगी, इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर स्पीड कैसे आएगी? लेकिन स्पीड आने के लिए आपको इसके आधार पर खूब सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। आज इंटरनेट के ज़माना में अगर आप देखेंगे तो नेट पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। लेकिन अभी हो सकता है आप अ, उतनी मेहनत ना करना चाहो, तो मैं अपनी तरफ से क्या कर रहा हूँ, आपको ये नोट मैं आपको अब दे दूंगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हिंदी के बच्चे हैं हिंदी मीडियम के, उनके लिए भी इसका एक हिंदी वर्जन का फाइल मैं अपलोड कर दूंगा, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ अब आपको नोट्स मिल गया, जब ज़रूरत पड़ी आप नोट्स से देख सकते हो। और ये नोट्स मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, और एक एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं सीक्वेंस में लिखकर उस तरीके से बताया हुआ है। और स्पीड लाने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक वर्कशीट दूंगा, पीडीएफ फाइल में ही रहेगी, जो कि उस वर्कशीट को आप जरूर कीजिएगा। मैं क्विज का भी लिंक दूंगा, आप वहाँ पर इनसे संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। मेरा पर्पज बस ये है कि आप अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आपको कुछ वैल्यू मिले। और मेरा यही मतलब है कि आप बेवजह इधर उधर की कोचिंग के चक्कर में ना पड़े। एक एक करके हम लोग धीरे धीरे रीजनिंग को, मैथमेटिक्स को, जनरल साइंस को, इंग्लिश को, सारे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं सबके ऊपर वीडियो अपलोड करेंगे, सबकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो हमें प्रैक्टिस ज़रूर करना है। अगर आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से ना समझ में आए तो आप हमें बताना, हम उसके ऊपर फिर से वीडियो बनाएंगे, जब तक कि आपकी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाती। तो उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और जैसा कि चैनल का नाम ही है डियर फ्यूचर, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।